नमस्कार संदीप, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते अंजू जी, आपके दर्शकों को भी नमस्कार, प्रणाम। संदीप, ये जो सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली पुलिस की तरफ से 2020 के दिल्ली दंगों पर हलफनामा दायर किया गया है, शर्जिल इमाम और ये उमर खालिद की जो जमानत याचिकाओं पर सुनवाई हो रही है, उस दौरान जो हलफनामा दायर किया गया है उसमें तो बड़े विस्फोटक खुलासे हुए हैं कि ये तो एक अंतरराष्ट्रीय साजिश थी। उस वक्त भी रिजीम चेंज की कोशिश हुई थी। मैम, ये सेंटर का मैसेज है जुडिशरी को कि ये लोग अंदर हैं, अंदर ही रहने दीजिए, और इनको अगर आपके पास सबूत कम पड़ रहे हो तो हमसे लीजिए, ये लीजिए कि ये सिर्फ लोकल दंगा या लोकल आग नहीं लगी थी। इट हैज समथिंग टू डू विद नेशनल सिक्योरिटी एंड प्लीज डोंट इंटरफियर इन नेशनल सिक्योरिटी मैटर्स। ये क्लियर कट मैसेज है सेंटर का, एनी जुडिशरी व्हाटसोएवर। क्यों शर्जील इमाम और क्या नाम है, एक तो राजीव सरदेसाई और बाकी जितने आप जानती हैं बेहतर, ये लोग हर बार जब इनकी जमानत याचिका होती है, इन लोग का कैलेंडर में कहीं रिमाइंडर लगा रहता है कि आज तो शर्जील इमाम का जमानत याचिका लगा हुआ है। और फिर वही जो आरफा खानम शेरवानी का है कि हर बार एक और जब जमानत याचिका कैंसिल हो जाती है। 5 साल हो गए, दिन गिन रहे हैं ये लोग पत्रकार। एंड वी नो ये पत्रकार कहाँ से फंडेड है, कहाँ से आते हैं, किस थॉट प्रोसेस से आते हैं, किस माइंडसेट से आते हैं। शर्जील इमाम और ये उमर खालिद, अब जो आज पुलिस ने जो हलफनामा, क्योंकि पिछली बार अभी जमानत याचिका आई थी ना, तब भाई को कोर्ट ने इनसे कहा था कि भाई कब तक फाइल एफिडेविट, कि कब तक हम इनको, आप कहते हो कि सर इनको अंदर रहना जरूरी है, पर वाई, गिव अस समथिंग। तब जाके ये हलफनामा भी पिछले वाले के निर्देश के अनुसार ही शायद 7 दिन 10 दिन पहले ही हुआ था, कि जब शर्जील इमाम और उमर खालिद की जमानत याचिका रद्द हुई थी, तब उसके अगेंस्ट में जब मांगा गया था तो वो डिटेल्स आज दी गई हैं, और बड़ी विस्फोटक डिटेल्स है। विस्फोटक इस मामले में कि दैट टाइम, सबसे बड़ी बात, ट्रंप, आज का ट्रंप अलग है, वो एक अलग कहानी है। उस समय 3 साल हो गए थे 2020 में, 4 साल हो गए थे प्रेसिडेंटशिप को, वो तो भारत में थे, और जहां भारत दिल्ली में बैठे हुए थे वहां से 20-25 किलोमीटर पे दंगे चल रहे थे। तो इसका रीजन क्या था? अच्छा, हमको आपको ये बहुत अच्छे से पता है कि लोकलाइज किस तरीके से कन्वीन किया गया था वो दंगा। वहां की मुसलमान महिलाएं आती हैं, एक स्कूल से अपने बच्चे लेकर चली जाती हैं और बाकी किसी को कुछ नहीं बोलती हैं, ठीक। वही हिंदू ओन्ड स्कूल जलाया जाता है, मुसलमान ओन्ड स्कूल छोड़ दिया जाता है। किस प्रकार से गुलेलें थी, गुलेल मतलब छोटी मोटी गुलेल नहीं, वो जिससे पेट्रोल बम्स, पत्थर। सो इट वाज लाइक इट रियली प्लान्ड। वो सब चीजें एक दिन में थोड़ी बन जाती हैं कि वेल्डिंग मशीन ले गए, तुरंत लाया, तुरंत बना दिया। उसकी प्रैक्टिस होती है, ठेले पर गुलेल लगा के, पत्थर लगा के, मतलब डिटेल्ड थिंग थी वो वहां पे। और क्यों किया जा रहा था? उनको इस बात से कोई मतलब नहीं था कि इस दंगे में हम जीतेंगे, हम हारेंगे, हम मारे जाएंगे, हम नहीं मारे जाएंगे, कोई मतलब नहीं था। केजरीवाल की सरकार थी, वो जानती थी केजरीवाल हमें बचा लेगा। क्यों? केंद्र सरकार में भले पुलिस केंद्र सरकार की थी, पर प्रोसिक्यूशन तो केजरीवाल के अंडर में था। लॉयर्स, जो प्रोसिक्यूशन होता है वो सरकार का होता है, राज्य सरकार का होता है। फॉर एग्जाम्पल, राजस्थान में उदयपुर में कन्हैयालाल जी की हत्या होती है, 3 साल तक केस ही नहीं चलता उन लोगों पर, और जबकि उन लोगों ने वीडियो डाल के किया था। क्यों? गहलोत की सरकार थी, प्रोसिक्यूशन शांति से बैठा हुआ था। तो राज्य सरकार का वकील जिस तरीके से हैंडल करेगा केस को, वैसे ही तो कोर्ट में चलेगा। खैर, कमिंग बैक टू आवर दिल्ली दंगा, कि अब जब रेखा गुप्ता आई है तब प्रोसिक्यूशन इनके हाथ में आया है, और अब इनको सजाएं दिलाने का कार्यकाल काम प्रॉपर चालू किया जा रहा है। अभी डिटेल्स दी जा रही है। इसका इंटरनेशनल एंगल और कैसे है, मैं आपको एक और इससे ही रिलेटेड एक बात बताता हूँ। मोनिका अरोड़ा जी हैं, दिल्ली की बहुत बड़ी लॉयर हैं, भाजपा की नेत्री भी हैं। उन्होंने किताब लिखी थी, दिल्ली राइट्स द अनटोल्ड स्टोरी। वो दिल्ली राइट्स का वो डिटेल्ड हिस्सा था जो मेनस्ट्रीम मीडिया के नैरेटिव में नहीं चल रहा था। बहुत शानदार किताब थी, मेरे पास भी है, पीछे पड़ी हुई है, और बहुत डिटेल्ड थी। ब्लूम्सबरी हिंदी, ब्लूम्सबरी बहुत बड़ा पब्लिकेशन हाउस है जिसने हैरी पॉटर किताबें छापी हैं, और ब्रिटिश पब्लिकेशन है। ब्लूम्सबरी हिंदी ने तो बहुत कुछ छापा है, ब्लूम्सबरी इंग्लिश ने वो किताब छापा, और उसके बाद लॉन्च हो रही थी किताब लॉन्च होने के 1 घंटा पहले एक बहुत बड़े हमारे लास्ट मुगल लिखने वाले विलियम डैरिम्पल हैं, जिनको यहाँ पे जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल, लेफ्टिस्टों के बहुत बड़े सरताज हैं, क्योंकि ब्रिटिश है ना, सफेद चमड़ी, तो यू नो व्हाट हैपेंस व्हेन लिबरल लेफ्टिस्ट, जब एक सफेद चमड़ी सामने आ जाती है। उसने, और एक बहुत फेमस किताब है काइट रनर, उसका राइटर है खालिद हुसैनी। उन दोनों ने मिल के किताब लॉन्च के 1 घंटा पहले वो किताब को बैन कराया। ब्लूम्सबरी को बोला कि ये किताब लॉन्च नहीं करोगे।
इन दोनों का क्या मतलब? जस्ट बिकॉज कि अगर ब्लूम्सबरी लॉन्च करता तो ये किताब इंटरनेशनल मार्केट्स में दूर दूर तक जाती, उनका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क भी है ना। तो ये दिल्ली दंगे का सच इंटरनेशनली नहीं पता चलना चाहिए, ये रोका इन लोगों ने। तो यहां से भी बात ताकीद होती है जो दिल्ली पुलिस आज कह रही है कि भाई साहब इनके तो इंटरनेशनल प्लान्स थे। दूसरा, एक आप देखेंगे, एक मैंने बहुत पहले वीडियो देखा था, एक मुसलमान था, वो कहता था कि दंगा वंगा होते रहना चाहिए। उससे बताऊं होता क्या है? जब, क्योंकि क्या है ना, भारत के बाहर भारत की न्यूज जाती है, न्यूज ले जाने वाला कौन सा? मीडिया एजेंसीज हैं। तो प्रो इंडिया न्यूज ले जानी है, एंटी इंडिया न्यूज ले जानी है, उनके हाथ में रहता है। दिल्ली में दंगा हो रहा है, आग लगी हुई है, ये अफरा तफरी है, इससे क्या होगा? भारत में जो मोदी जी चाहते हैं इन्वेस्टर्स आए, काम करें, मैन्युफैक्चरिंग का सेटअप बने, ये हो वो हो, एक न्यूज से बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस होती है। मौके पर इतनी आग नहीं लगती जितनी मार्केट्स में आग लग जाती है, और जितने इन्वेस्टर कहते हैं अरे यार वहां तो बताओ कैपिटल में दंगा हो रहा है, ट्रम्प के रहते रहते दंगा हो रहा है। सबसे बड़ी बात कि ट्रम्प के साथ क्या आया था? दुनिया का मीडिया। नेशनल मीडिया। और क्या कवर कर रहा था? कि भारत में आग लगी हुई है। और भारत, हम तो भारत में अंदर रह रहे थे, तो हमें उतना नहीं पता, हमें लगा कि हाँ ठीक है मोदी जी संभाल लेंगे, अमित शाह जी संभाल लेंगे। पर ये सिर्फ न्यूज जब बाहर जाती तो वर्ल्ड ओवर से क्या इम्पैक्ट्स होते हैं। और पर्टिकुलरली अगले ही हफ्ते, सॉरी अगले ही महीने में, मार्च 2020 में कोविड आ चुका था, कोविड आने ही वाला था। उसकी बात तो फरवरी में हल्की फुल्की चल रही थी कि इटली में लोग मर रहे हैं इस तरीके से। अगर कोविड नहीं आया होता तो प्लान तो यही था कि ट्रम्प आ रहा है, तो ट्रम्प के साथ जो मीडिया आ रही है उसको जो है पूरी तरीके से एंटी इंडिया न्यूज पर रोशनी के यहाँ आग लगी हुई है। अच्छा, इसमें एडेड एडवांटेज क्या है? इसमें जो तड़का है वो ये है, मोदी राज में मुसलमान मारा जा रहा है। भाई इससे बड़ा नैरेटिव तो मुसलमान को चाहिए ही। तकलीफ ये है कि मोदी राज के 5 साल हो गए, मंदिर, राम मंदिर का फैसला आ गया, 370 हट गई 2019 में, अगस्त 2019 में। नवंबर 2019 में राम मंदिर का फैसला आ गया 9 नवंबर को, और 5 अगस्त को वो हट गया 370। एक बूंद गोली नहीं चली, एक बूंद खून नहीं बहा। यही तो ये लोग नैरेटिव परोस रहे थे। इसको कैसे काउंटर किया जाए कि भाई साहब इतने बड़े बड़े हिंदू, प्रो हिंदू फैसले हो जा रहे हैं, बिना एक बूंद खून बहाए हो जा रहा है। पर संदीप, ये सब कुछ जो हुआ उसके बाद अब 5 साल से शर्जिल इमाम और ये उमर खालिद जेल के अंदर है। जो इनके पक्ष के वकील है वो कोर्ट में कहते हैं कि देखिए चार्जशीट फाइल नहीं हो रही है, कितना देरी हो रहा है, और अभी तक इनको जेल में रखा गया है, इनके भी तो अधिकार है, इनको बाहर आना चाहिए। और इन्हीं को लेकर पूर्व सीजेआई चंद्रचूड़ ने क्या खुलासा किया था कि कपिल सिब्बल तो बेंच हंटिंग करते थे। उन्होंने तो 7-8 बार उमर खालिद की जमानत याचिका पर सुनवाई को खुद ही टाला है, क्योंकि उनके मनपसंद जज के बेंच में ये मामला नहीं आ रहा था। तो अगर इन चीजों को कोरिलेट करके देखो तो किसने देरी की उमर खालिद को जमानत दिलाने में? मैम कभी कभी तो मुझे लगता है कपिल सिब्बल मोदी जी का आदमी है। केसेस सारे लड़ता है, हारता जरूर है, जीतता एक नहीं है। शर्जील इमाम अगर उनको रिप्रेजेंट कर रहे हो, अगर तीस्ता से तलवार को जमानत दिला सकते हैं एसएमएस पर, और चंद्रचूड़ जी को एक प्रोग्राम फंक्शन से उठा कर 2-3 जजेस की बेंच बनवाकर तीस्ता से तलवार को इमीडिएट सैटरडे नाइट इवनिंग में अगर जमानत दिलवा सकते हो तो इन लोग को भी दिला देते यार। लेकिन नहीं दिलाई। तो कभी कभी मुझे ऐसा लगता है, कुछ कुछ ख्याल ऐसे आता है, आई डोंट नो हाउ इट, मतलब पॉइंट इज फैक्ट्स देखने चाहिए हो क्या रहा है। अगर चंद्रचूड़ जी ये बात कहते हैं कि अरे हम तो देने को तैयार है, सामने का वकील ही नहीं ले रहा है केस। इसी चंद्रचूड़ जी ने मोहम्मद जुबैर को जब यूपी पुलिस ने पकड़ा था तो बोला था इसको जमानत दो, इसको रिलीज करो, शाम 6 बजे तक ये रिलीज हो जाना चाहिए था। ही न्यू कि एक रात में अगर यूपी पुलिस के हाथ में मोहम्मद जुबैर रह गया तो क्या होगा इसका। यूपी पुलिस के हाथ में एक आदमी, और वो मोहम्मद जुबैर जैसा, जिसकी वजह से नूपुर शर्मा जी को अपनी एक ऐसी जिंदगी जीनी पड़ रही है जो कभी किसी ने सोची नहीं थी, कि सर पे तलवार सदैव लटकी हुई है। तो यूपी पुलिस के हाथ में रहता एक दिन के लिए तो क्या होता। तो चंद्रचूड़ जी, ये जो जुडिशरी है ना, कि जमात इस्लामी का केस हो तुरंत सुन लो, दिल्ली दंगों में आप देख ही रही है कि किस प्रकार से चाह कर भी जमानत नहीं दे पा रहे हैं। और यहाँ पर मैं दिल्ली पुलिस और कम से कम इस समय रेखा गुप्ता जी का जो प्रोसिक्यूशन टीम है उसको तो मैं सैल्यूट करता हूँ। बहुत सही, बहुत सही। अगर जुडिशियल सिस्टम में लूप होल्स हैं, जुडिशियल सिस्टम देरी करता है, तो ये देरी ये लोग भी तो झेलें, कि खाली हिंदू क्यों झेले? तुम भी झेलो भाई, तुम भी जुडिशरी से, तुम ही क्यों रहो, तुम ही क्यों इतना। अच्छा, इंटरनेशनल एंगल एक और बताता हूं, इन्हीं का कैसे अधिकार, बाकी लोग का अधिकार नहीं है? कौन सी जेल में कितने लोग बंद हैं, निकालो डेटा जुडिशरी, आधार लिंक करो,
डेट लिंक करो, सॉफ्टवेयर पे लगाओ, सबसे पहले देखो कौन कितने साल से जेल में बंद है, जो ज्यादा लंबे समय से जेल में बंद है उसके केसेस पहले प्रायोरिटाइज पे लगाओ। ये डेट, ये तो काम आप इमीडिएटली अभी कर सकते हो, क्यों नहीं करते हो? जुडिशरी कहाँ से फंड होती है, इनके लॉयर्स के एनजीओ कहाँ से फंड होते हैं, कहाँ से इंटरनेशनल एजेंडा लाके पीआईएल दाखिल करते हैं, भारत के कानून चेंज कराते हैं और चुनी हुई गवर्नमेंट से कानून चेंज कराते हैं। वी फेस दैट ऑन अ डेली बेसिस। इंटरनेशनल एजेंडा सबसे पहले बताता हूँ कहाँ से आता है। किसकी सरकार थी दिल्ली में उस समय? केजरीवाल की। केजरीवाल किसको नहीं पता है कि इंटरनेशनली फंडेड आदमी था, मैगसेसे दिया गया था, कोई विनर विनर नहीं था, मैगसेसे नाम का एक पट्टा इसके गले में बांधा गया था भारत को दिखाने के लिए, देखो बहुत कमाल का आदमी है। 2012 में एस्टेब्लिश किया गया ना केजरीवाल को। दिल्ली मीडिया ने 2 महीना अपना लगाकर इस आदमी को जमीन से उठा के देश का नेता बना दिया। वो तो भला वो देश का कुछ प्रारब्ध है, देश का कुछ भाग्य है कि वो मोदी जी मेजोरिटी पा गए, वरना तो दे वर डेड। मतलब आज की डेट में भी पंजाब की प्रॉब्लम हो, खालिस्तान की प्रॉब्लम हो, किसानों वाली कोई भी प्रॉब्लम थी जो किसान आंदोलन के नाम पे बैठे हुए थे, सब में तो यही आदमी इन्वॉल्व था। दिल्ली का पॉल्यूशन था, क्या नहीं था? ही वॉज द ओरिजिनल वन जिसको दिल्ली में सेट किया गया था अमेरिकन एजेंसीज द्वारा। इसमें अब डाउट नहीं होना चाहिए। मनीष सिसोदिया, इनके भी एनजीओ थे, कबीर और परिवर्तन और पता नहीं कहाँ, जिससे इससे फंड किया गया था। व्हाट वाज ही डूइंग? दिल्ली दंगे के समय, दिल्ली दंगा में फरवरी 2020 में हुआ, पर शाहीन बाग तो क्या कहते हैं दिसंबर 2019 में चल रहा था। इसका सिसोदिया तो वहां खड़ा था शाहीन बाग में। ये दंगे एक्चुअल शुरू हुए थे जामिया से, जामिया बटला हाउस में। यही था ना जिसने बोला था, जो इंस्पेक्टर मर गया था, कि बटला हाउस पर फेक एनकाउंटर था। बटला हाउस, ये शाहीन बाग, बटला हाउस सब एक ही जगह पर है। दिल्ली तो हम लोग ने बहुत कायदे से देख रखा है। क्या कर रहा था ये? इसने प्रोपगेट कराया, इसने कराया। ही वॉज एट द हेल्म ऑफ द अफेयर्स व्हेन दिस वाज हैपनिंग इन द सेंटर ऑफ द दिल्ली। ट्रंप आ रहा है, दिल्ली बहुत बड़ा नेता आ रहा है, इस चीफ मिनिस्टर की क्या जिम्मेदारी थी? इस तरीके से एक एक चीज जो है इंटरनेशनली सेट की गई थी। और रेजिम चेंज तो 12 में ये लोग पूरा प्लान कर चुके थे करने का। जब चाइना की गोद में जाके बैठ रही थी सोनिया गांधी, राहुल गांधी, तो फिर एंटी कांग्रेस माहौल बनाकर किसने अमेरिकन एजेंट्स को यहाँ बिठाया? तो अमेरिकन एजेंसी, ये इस तरीके के नेता ना, अमेरिकन एजेंसी क्या करती है, एक हिंदू आदमी पकड़ती हैं जिसको मुसलमान वोट बैंक से जमीन से समर्थन मिलता है, और उसको फंड जो अमेरिकन एजेंसीज करती हैं सो दैट दे कैन कंट्रोल द गवर्नेंस ऑफ इंडिया और स्टेट्स। उद्धव ठाकरे और केजरीवाल क्यों फाइजर मॉडर्ना की तारीफ कर रहे थे? कमिंग बैक टू दिल्ली राइट्स, ये सब प्लान था, सारे चेस पीसेस फिट कर दिए गए थे। और सबसे बड़ी बात थी कि भारत को डेवलप नहीं होने देना है, भारत को डिस्टर्ब करके रखना है। मोदी जी दोबारा आ गए। आप देखेंगे 2014 में जब आए थे तो 15 में वो चालू हो गया था इंटॉलरेंस का, और चर्च पे हमला हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, दुनिया की तो वो तो मोदी जी ने पार्लियामेंट में बोला था कि हमें ये पता था कि देश की हालत खराब है, पर जब प्राइम मिनिस्टर बने तब पता चला कि भाई जब बहुत ज्यादा हालत खराब। उनका ये कहना था कि इतनी हालत खराब है ये मुझे नहीं पता था। एनपीएस वो रखे थे 52 लाख करोड़ के, पता नहीं क्या क्या, तो उनको अपना कोर्स करेक्शन चेंज करना पड़ा। 2019 में जैसे ही जीतते क्या आता है, 2020 में दंगा और 2020 में कोविड। 1.5-2 साल तो उसमें लग गए देश संभालने में। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताता हूँ मैम, हमारे ये जो 2014 से आज 2025 में हम बैठे हैं, ये 11 साल, इंसान डेटा उठा ले, कुछ भी उठा ले, ये भारत के 1000 साल के इतिहास में सबसे शांत, सबसे पीसफुल 11 साल हैं। नहीं 1000 साल जाना, 1947 से उठा लो। दिस इज द मोस्ट पीसफुल टाइम दैट वी हैव एवर गॉट। इंडियंस की बात कर रहा हूँ। 2004 से 2014 के बीच में हम भी दिल्ली में पढ़े लिखे, काम किया, सब कुछ किया। माँ बाप का फोन आता है तो हमें भी पता है कि क्यों आता है। मुझे याद है पार्लियामेंट पे अटैक हुआ था, तब भी थे हम दिल्ली में, सरोजिनी नगर में ब्लास्ट, सीपी में ब्लास्ट, क्या माहौल था। और दिवाली के त्योहार से पहले कितने सीरियल ब्लास्ट दिल्ली में हुए थे। और फिर याद करो वो टाइम जब ये बार बार अनाउंसमेंट करती थी दिल्ली पुलिस की, लावारिस चीज को हाथ ना लगाएं, बस में बैठे तो सीट के नीचे देख लें, ट्रेन में बैठे तो भी देख लें, किस तरह की बातें होती थी। तो ये सच है कि पिछले 11 साल बहुत पीसफुल रहे, लेकिन रिजीम चेंज की कोशिश अगर 2020 में दिल्ली दंगों की आड़ में की गई या सीए के प्रोटेस्ट के दौरान की गई, तो वही कोशिश तो आजकल भी हो रही है। तो डोनाल्ड ट्रंप क्या उस वक्त भी यही सब करवा रहे थे डीप स्टेट के जरिए, और आज भी यही करवा रहा है अमेरिका? ट्रंप इज अ फेस, ट्रंप, बाइडेन, एवरीवन इज अ फेस। असली गेम तो जो हम लोग शब्द बोलते हैं या यूएस है। यूएस क्यों चाहेगा कि भारत में शांति हो?
मैं जो आपसे अभी कह रहा था कि हम सबसे शांत 11 साल हमारे बीते हैं, और इस शांति के लिए मोदी जी ने बड़ी सारी कीमतें दी हैं, अपना फार्मूला वापस लिया है, अपने पुलिस को दिल्ली में पिटवाया है दिन की जब वो खालिस्तानी सब कूद पड़े थे तो क्या हो रहा था, तो दिल्ली पुलिस ने एक लाठी नहीं चलाई क्योंकि उनको एक लाश चाहिए थी। जो राजीव सरदेसाई ने तुरंत फेक न्यूज फैलाने की कोशिश की, इसके लिए भी माफी भी मांगा है। सो पॉइंट इज, शांति को स्थापित करने के लिए बहुत सारी कुर्बानियां दी गई हैं। अगर ऑपरेशन सिंदूर होता है तो 1.5 दिन के अंदर निपट जाता है, इसके आगे बियॉन्ड हमें नहीं करना है। भले ही हमारी जनता कह रही है अरे यार जाके ले लेते, जब इतना ही मार दिया था तो थोड़ा और मार देते, पर नहीं, प्रोलॉन्ग नहीं करना है, बिकॉज पीस इज मोर इम्पोर्टेंट। तो ये रेजिम चेंजेस, यूएस ने आज तक कहा किसी को पीसफुल रहने दिया है? इराक में घुस के मारा सद्दाम को, लीबिया में मारा, कहा मिडिल ईस्ट को, यूरोप में ओबामा ने सारा इमिग्रेशन कराया है, सीरिया में बम मार मार के सबको, मुसलमानों को पूरा मीडिया से वो फोटो दिखा दिखा के कि यूरोप में जो है मुसलमान को जाना चाहिए। आज के डेट में यूरोप जल रहा है, किसका जलाया हुआ है? अमेरिका का जलाया हुआ है। जो अमेरिका एक न्यूक्लियर बम मार के दूसरा भी मार सकता है जस्ट टू शोकेस देयर पावर, वो किसी को चैन से रहने देगा? 45 से तो आज तक किसी को नहीं चैन से रहने दिया अमेरिका ने, आज भी नहीं चाह रहा है। आप अपनी शांति स्थापित किए हुए हैं, ये आपके लीडरशिप का, और ये सिर्फ और सिर्फ लीडरशिप का कमाल है और कुछ नहीं। संदीप, ये हलफनामा जब सुप्रीम कोर्ट में पेश किया गया है, आज भी इस मामले पर जब सुनवाई होगी, आपको लगता है कि शर्जिल इमाम और उमर खालिद को जमानत मिल पाएगी इसके बाद? इनको सजा होगी, जमानत क्यों मिलेगी? इनको सजा होगी, प्रॉपर सजा होगी, क्योंकि ये मैटर अब सिर्फ ये नहीं कि इन्होंने एक लोकल दंगा कराया, मैटर तो है कि भाई साहब आप पे कॉन्स्पिरेसी थी, अब आप पे दूसरा ना 2-4 एक्ट और लगेंगे, एनएसए लगेगा, ये इंटरनल सिक्योरिटी देशद्रोह कर, जो अब राजद्रोह से हटा के देशद्रोह की बात कर दी गई है, कानून चेंज किया गया है, इन पर तो और भी लगना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, इन पे तो योगी मॉडल भी लगना चाहिए कि सारा का सारा पैसा जो नुकसान हुआ जनता का और सरकार का, वो इन्हीं से वसूला जाना चाहिए कि तुम्हारी वजह से दंगा हुआ था, आओ बेटा पैसा देके जाओ घर में। जब इनका घर बार बिकेगा, बुलडोजर चलेंगे ना, तब जाके एक्चुअल न्याय मिलेगा। अदरवाइज उससे पहले तो नो वन शुड स्टॉप, सेंट्रल गवर्नमेंट शुड नॉट स्टॉप। कोई इनको जमानत मिल, और अगर कोई जमानत दिलवाने का प्रयास कर रहा है तो हम लोग एज अ जनता वी शुड ट्राई, और मतलब हम सोशल मीडिया पे ये बात बिल्कुल हमें कहनी चाहिए कि ये काम नहीं होना चाहिए। यही 2 लोग जेल में रहेंगे तो मुझे बड़ा सुकून है भाई, मुझे सुकून है। मैं अपने भारत का नागरिक हूँ, 2 आतंकवादी, 2 दंगा कराने वाले जेल में पड़े हैं, आई एम हैप्पी। तब मुझे लगता है कि हाँ चलो वो थोड़ा बहुत लॉ एंड ऑर्डर है दिल्ली में। और अब ये रेखा गुप्ता जी का भी टेस्ट है कि प्रोसिक्यूशन कितना स्ट्रांगली काम करके इन लोग को सजा तक पहुंचाता है। नॉट ओनली दीज 2, इनके फंडर्स कौन थे, पैसा कहाँ से आता था, असल ये भी तो योगी मॉडल है ना, कि जिसने दंगा कराया भैया उसका आर्थिक साम्राज्य निकालो, कहाँ तक जाता है। अच्छा भाई 200 करोड़ के आदमी हो, तोड़ो। तो ये भी होना चाहिए। दिल्ली में कई सारे इलाके होंगे अवैध होंगे, सरकारी जमीन पर कब्जा करके बैठे होंगे, जो जहांगीरपुरी में बुलडोजर चल रहा था तो सुप्रीम कोर्ट तुरंत पहुंच गई कि अरे नहीं नहीं आप बुलडोजर कैसे चला सकते हैं। तो इस बार अब चला के दिखाना है कि अवैध कब्जे हैं ये लोग के, और अब आप भी नहीं रोक सकते हमें। हमको अपनी दिल्ली खाली करानी है, अवैध नहीं बसने देंगे हम यहाँ पर। और ये सड़क पे उतरेगा कौन? जो अवैध बसाया केजरीवाल ने रोहिंग्या को, उन्हीं को तो सड़क पे उतारा आग लगाने के लिए। हमारा आईबी का अंकुर शर्मा नहीं मरा वहां पे, वो फोटो कोई भूल सकता है क्या? उसका हाथ निकल रहा था नाली से। और अगर कोई भूल रहा है तो फिर आप अपनी सुरक्षा के प्रति बहुत सावधान नहीं है। आप फिर आपको हम सबका ये हम बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अंकुर शर्मा की एक, हम भी अंकुर शर्मा है, अंकित हम भी वो हैं। पहलगाम में जो मारे गए वो भी हम ही आप थे, वो कोई और नहीं था, किसी कहीं से आया नहीं था, वो हम ही आप थे। कोई कहीं भी कोई हो सकता था। तो बेटर अंडरस्टैंड कि दिल्ली दंगे में या किसी भी दंगे में जहां हिंदू प्रताड़ित है, हिंदू की जमीन खाली कराई जा रही है, वो हम आप ही हैं और कोई नहीं है। और संदीप, ये जो शर्जिल इमाम है, इसकी बातें तो आप सुनो, कैसे इसने किस तरह का भाषण दिया था चिकन नेक को लेकर कि अगर 10,000 लोग भी इकट्ठा हो जाए तो हम पूरे के पूरे नॉर्थ ईस्ट को भारत से काट सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट्स जो है ये भी तो देशद्रोह के दायरे में ही आती है ना। और आप सही कह रहे हैं कि अब जो खुलासे हो रहे हैं अंतरराष्ट्रीय साजिश के, वो तो इनके गले के और फांस बनेंगे। बिल्कुल। आप इस समय जो आज की डेट में बिहार का चुनाव चल रहा है, तो ये जिस चिकन नेक की बात कर रहा है वो बिहार के उसी सीमांचल को असम से जोड़ता हुआ, बंगाल से जोड़ता हुआ इलाका है। उस सीमांचल में आज की डेट में कहीं पे 40%, कहीं 50%, कहीं 60%, कहीं 90% मुसलमान भर गए हैं।
और वो पूरा एरिया ये है कि वहां ना भाजपा जीतेगी ना जेडीयू जीतेगी, वहां राजद और कांग्रेस ही जीतेगी। पिछली बार AIMIM जीत के गई थी, उन्हीं के भरोसे तो बोल रहा था ये। तो वो तो जो कह रहा था वो हवा में बात नहीं कर रहा था, ही न्यू हिज ग्राउंड रूल्स। बस ये था कि बोल दिया, वो वीडियो वायरल हो गई। और वही बात है, हम अपनी सुरक्षा के प्रति कितने चिंतित हैं। अब उसने ये बात बोली तो वो बात अलग है कि हेमंत बिश्वा शर्मा जी ने कहा वहां बेटा कर लो तुम। और मुझे तो और बताओ, ये तिहाड़ जेल में क्यों है, ये डिब्रूगढ़ की जेल में क्यों नहीं है, ये आसाम की जेल में होना चाहिए। ये गुजरात में एक जेल है जहां पर कोई बिश्नोई जी कैद है, वहां होना चाहिए आदमी। ये आदमी उत्तर प्रदेश की जेल में होना चाहिए, झांसी जेल में होना चाहिए। दिल्ली जेल में क्या कर रहा है? यहाँ इन लोग को भेजा जाना चाहिए, यहाँ पे ट्रांसफर करिए। दिल्ली में सुरक्षित नहीं है लोग, यहाँ सुरक्षित रहेंगे। इनको तो डेली ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, इनको हर दिन अपनी सजा महसूस होनी चाहिए। भारत में रह के, भारत में हिंदू समाज के साथ रह के, इसी हिंदू समाज के बीच में उसी लिए सुरक्षित हो, वरना तुमको तुम्हारा खुद का मुसलमान मार देगा। पाकिस्तान में जाओ, ये देवबंदी रेलवी और पता नहीं क्या क्या किसी नाम पर किसी को भी मारे जा रहे हैं, तुम रहो ना वहां पे 2 दिन भाई। हिंदू है इसलिए शांति से रह रहे हो, और इसी हिंदू की कब्र खोद रहे हो। नॉट एनी मोर, नॉट अलाउड। अभी जैसे हमारे गृह मंत्री ने एक ऑर्डर भी पास किया है, आदेश दिया है कि पता लगाओ कि जितने भी तथाकथित आंदोलन इस देश में हुए, प्रोटेस्ट हुए हैं, चाहे वो सो कॉल्ड किसानों का आंदोलन था या शाहीन बाग वाला जो CA का प्रोटेस्ट था, इन सब की फंडिंग कहां से होती थी, कौन इनको करवाता था, कौन इनके पीछे है, ये सारी बातों की जांच उन्होंने करवाने के लिए कहा है। तो अब आपको लगता है कि अगर ये इस दंगे की जांच भी इस नजरिए से हो, फंडिंग के, शाहीन बाग के प्रोटेस्ट की भी जांच इस नजरिए से हो, तो तार तो पता नहीं कहां कहां तक पहुंचेंगे। सरकार तो केजरीवाल की थी ना दिल्ली में, वो भी तो वहां जाकर ताहिर हुसैन उन्हीं का ही तो पार्षद था जिसके घर के ऊपर गुलेल लगी हुई थी इतनी बड़ी। तो अब अगर इस नजरिए से जांच पड़ताल हो तो पता नहीं जो पंजाब में जाकर छिपे बैठे हैं आम आदमी पार्टी के नेता, उन तक भी आंच पहुंचेगी। मैम, ताहिर हुसैन जब पुलिस से भागा भागा फिर रहा था, पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पाई थी, तब सबसे पहले उसका पक्ष रखने के लिए उसका इंटरव्यू लिया था राजीव सरदेसाई ने आज तक चैनल के लिए। ठीक है, तो ये भी एक कनेक्शन है दिल्ली मीडिया का, आप तो बेहतर जानती होंगी। सेकंड, जो आपने मनी की बात की, एक बड़ा अच्छा शब्द है जर्नलिज्म में आता है, फॉलो द मनी। अमित शाह जी जो बात बोल रहे हैं वो कर चुके हैं। वो ये कहते बाद में उन लोग का होमवर्क पहले हो चुका होता कि पैसा कहाँ से आया था, कहाँ से आया था, क्या रूट थे, क्या था। दे हैव एवरीथिंग विद देम। बस ये है कि हमको अब भी दिल्ली में अपनी सरकार स्थापित करनी थी, अब फुल फोर्स हम जाएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर पैसे का तंत्र नहीं पता किया तब तो फिर आपने कुछ नहीं किया। मौके पे किसने मारा, किसने क्या किया, वो तो एक अलग कहानी है। कानपुर में मोदी जी आए थे एक मेट्रो का उद्घाटन करने, वहां दंगे कर रहे थे, कुछ पत्थर चलाए। योगी जी ने कहा अच्छा भैया इन पत्थर चलाने वालों को पैसा किसने दिया? तो पता चला कि कोई थे जिनका रेस्टोरेंट था, रेस्टोरेंट की चेन थी, उठाया, सब तोड़वाया। कश्मीर में 370 आपने कैसे हटाया? स्टोन पेल्टिंग कैसे बंद कराई? पैसे का रूट तो आपने वहीं बंद कर दिया ना। स्टोन पेल्टिंग बोला जाता है ना कि पैसे का रूट बंद तो स्टोन पेल्टिंग बंद। तो क्या अमित शाह जी ने जो 370 हटाने का सारा कार्यक्रम किया, कितना बड़ा काम किया, उनके लिए तो बाएं हाथ का खेल है सब। पूरा डिटेल निकालना, लगाया होगा, एक टीम लगाई होगी। तो देखते हैं, आजकल तो सब कुछ ऑनलाइन है, चीजें ट्रैकिंग हो रही है, कैश तो ऑलमोस्ट आउट ऑफ द सीन है। बट दे नो बेटर, और ऑफ कोर्स कमिंग फ्रॉम गुजरात दे नो हाउ टू फॉलो द मनी। सो करके बैठे होंगे। बिल्कुल जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि अमित शाह बताते बाद में कर पहले ही लेते हैं। लेकिन चलिए, अब ये जो मामला है दिल्ली दंगों का, जिसके कि अब तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जाकर तार जुड़ रहे हैं, उस मामले में आज जब सुनवाई होगी तो क्या ये शर्जिल इमाम और उमर खालिद को राहत मिलती है या उनकी आफत और बढ़ जाती है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन आपने समय निकाल कर इस विषय पर बहुत ही अहम जानकारी मेरे दर्शकों को दी। संदीप, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, भारत माता की जय हो, वंदे मातरम, जय श्री राम। वंदे मातरम, जय श्री राम।